Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. My name is Shivani and I welcome you all in this new series of Medieval Indian History Crash Course. आपको पता है कि एंशंट इंडियन हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा और आप उससे गो थ्रू कर लीजिए एक बार ताकि आप फेमिलियर हो जाएं इस कोर्स से। और बहुत ही ज़रूरी है कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, ताकि आप एंशियंट का एक बार कवर कर लेंगे तो उसी की कंटिन्यूटी में फिर आपको मिडिवल को समझने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। सो आई होप आप लोग प्लेलिस्ट को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। और चलिए आज से हम आपका मिडिवल का कोर्स स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें जो पहला लेक्चर है हमारा, विच इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, दैट इज़ इस्लामिक इन्वेजन्स इन इंडिया। राइट। सो इस्लामिक इन्वेजन्स आपको पता है, जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए हैं इंडिया में वो मेनली आपको दो फॉर्म में देखने को मिलते हैं। राइट। फर्स्ट इज अरब इन्वेजन एंड द सेकेंड वन इज टर्किश इन्वेजन। राइट। ये दोनों ही जो आपके इन्वेजन्स हैं, मेनली पहले जो इन्वेजन्स हुए वो आपको अरब इन्वेजन देखने को मिला जो कि 7th सेंचुरी से देखने को मिलते हैं। एंड सेकंड जो आपको इन्वेजन देखने को मिल रहा है वो है टर्किश इन्वेजन, जो कि आपको 10th सेंचुरी ऑनवर्ड देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं एक बेस तैयार किया है आपका। जो इस्लामिक रूल है आपका भारत में या इंडिया में, जो इस्लामिक रूल का जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं इन्होंने ही रखी है। इन्वेजन्स कैसे, जो इन्वेडर्स थे वो कैसे रूलर्स बन जाते हैं, ये पूरी कहानी समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इन्वेजन को समझें। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो इन्वेजन पे जाने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देती हूँ कि कौन रूल कर रहा था आपका। जो इंडिया की जो सिचुएशन है वो कैसी है, बिकॉज वी कांट अंडरस्टैंड द इन्वेजन डायरेक्टली। इन्वेजन हुआ ही इसलिए है क्योंकि कोई रूल कर रहा था और वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे थे। एंड दैट इज़ वाई दे वर द इन्वेडर्स वर इजीली इन्वेडर इजीली पेनिट्रेटेड इनटू इंडिया, है ना। एंड प्लस दे रूल्ड ऑल्सो। सो व्हाट वर द रीजंस? तो उनको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि हु वर द रूलर्स and who were ruling India. So, mainly after decline of Harshvardhan, or we can say the last ruler जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया को रूल कर रहे थे, उनके डिक्लाइन के बाद जो नॉर्थ इंडिया है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। जो आपका जो नॉर्दर्न, क्योंकि वही सीट होती थी पावर की जो नॉर्थ इंडिया है, और मेनली जो आपकी सीट पावर की थी वो थी आपकी कन्नौज उस टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे। एंड आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन जो एक हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है पावर का। एंड बहुत सारे राजपूत क्लान्स जो हैं वो हमें एमर्ज होती हुई दिखेंगी आपकी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें। एंड उन्हीं में से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपने सुना होगा, जो आपके एक स्ट्रगल में भी इंक्लूड हुई थी, दैट इज ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। राइट। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की बात भी हम करेंगे बट फिलहाल हम इन्वेजन की बात करते हैं। सो द फर्स्ट मेजर डायनेस्टी विच वॉज रूलिंग इन नॉर्थ इंडिया वॉज पाला डायनेस्टी। राइट। जो पाल डायनेस्टी है वो आपकी 750 से 1160 एडी लगभग इनका टाइम पीरियड है। और इनके जो मेन फाउंडर रूलर हैं वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, गोपाल हैं। द एरिया मेनली वॉज बंगाल बिहार रीजन्स। राइट। बंगाल और बिहार का रीजन है इनका। नोटेबल रूलर्स की अगर हम बात करें तो देखिए यार में हमें जो मेन रूलर्स हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है। बिकॉज यूपीएससी कभी भी बहुत डिटेल इस तरीके से नहीं क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को दे दे रूलर्स, या इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो स्टेट पीसीएस पूछते हैं ज़्यादातर। यूपीएससी के क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि अगर किसी रूलर ने कोई इंपॉर्टेंट काम किया है, कोई अचीवमेंट है उनकी, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करता है। सो हमें उसी तरीके से क्वेश्चन को समझना है या उसी तरीके से कंटेंट को समझना है। सो द धर्मपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही स्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। राइट। सो आपको पता है कि जो एंशंट इंडिया या मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है उसमें मेनली जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी वो सीट ऑफ पावर के साथ साथ सीट ऑफ नॉलेज भी होती थी, है ना। सीट ऑफ नॉलेज होती थी। और आपको पता है जो हर्षवर्धन थे, कन्नौज के रूलर थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी को कितना प्रमोशन दे रहे थे अपने टाइम पे। राइट। सो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। और ये इसको स्टेब्लिश किसने किया है आपके, तो इसको स्टेब्लिश किया है धर्मपाल ने, है। राइट। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको स्टेब्लिश किया धर्मपाल ने। और नालंदा के अलावा अगर कोई प्रोमिनेंट अगर यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, दैट इज विक्रमशिला। देयर रूलर्स वर नोन एज पाला। पाला मीन्स व्हाट? प्रोटेक्टर। राइट। यानी दी मेनली जो पालाज वर फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास। ठीक है।
तो ये गुप्ताज, आपको पता है गुप्ताज का तो पैन इंडिया एम्पायर रहा है। तो गुप्ताज की जब डिक्लाइन हुआ उसी के बाद आपको ये छोटे छोटे एम्पायर्स देखने को मिलते हैं, विच वर पाल, राष्ट्रकूटा एंड राजपूत क्लैंस, डिफरेंट डिफरेंट। सो ये सब आपको उनके बाद ही देखने को मिलेंगे। सो आप लोग याद रखेंगे, पाला रूलर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। और ये मेनली बंगाल और बिहार वाले रीजन में ये लोग रूल कर रहे हैं उस टाइम पे। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना, क्योंकि इनका नाम जो है वो आपको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में देखने को मिलता है। सो यू शुड नो देयर नेम। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डायनेस्टी विच इज राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है आपकी, ये 750 से 982, जो इसमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड दिया गया है। जरूरी नहीं है आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पीरियड याद कर लें, आपको अप्रॉक्स आइडिया होना चाहिए। लाइक 750 अराउंड ये सब स्टेब्लिश हो रहे हैं और लगभग 10th सेंचुरी तक चल रहे हैं सब, ठीक है। तो यानी कि ये जो इन्वेजन का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में ये सब थे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो या कुछ थे या कुछ की डिक्लाइन हो चुका था, उनकी जगह कोई दूसरी डायनेस्टीज आ चुकी थी। सो द राष्ट्रकूटास का जो रीजन है वो मेनली आपको पता है कर्नाटका का रीजन है। कर्नाटका एंड साउथ जो आपका महाराष्ट्र का रीजन है, दैट इज द रीजन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ओरिजिनेटिंग इन डेक्कन रीजन। और ये मेनली जो इनका रूलर, जो फाउंडिंग रूलर था, विच वॉज दंती दुर्ग, ठीक है। तो दंती दुर्ग का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, फाउंडर्स स्पेशली आपके टंग पे होने चाहिए। देन अगर हम इसमें बात करें, अभी मैंने आपको बताया किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर में या किसी भी तरीके से, तो वो आपको याद रखना है। सो कृष्ण फर्स्ट जो है ये राष्ट्रकूट रूलर हैं, और इन्होंने आपका जो एलोरा का कैलाश टेम्पल है इसको बनवाया है, राइट। जो कैलाश टेम्पल एट एलोरा है, इट इज़ अ रॉक कट आर्किटेक्चर, एंड ये मेनली आपकी, इट इज़ फेमस बिकॉज इट इज़ मेनली अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, राइट। यानी एक सिंगल रॉक को काट के बनाया गया है। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी तीसरी इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी आपको देखने को मिल रही है, विच वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, दैट इज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है 730 से 1030 तक देखने को मिल रहा है। ओरिजिन की बात करें तो ये मंडौर रीजन से ओरिजिन हो रहे हैं, विच इज नियर जोधपुर, ठीक है। यानी राजस्थान का जो रीजन है इनका, ओरिजिन जो इनकी है वो राजस्थान की है, और बाद में ये मेनली मूव करते हैं। और कहाँ पे इनका रूल आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि ये कन्नौज वाला जो रीजन है इसमें इनका रूल एक तरीके से रहा है। एक्सटेंडेड एम्पायर टू रीच कश्मीर अंडर मिहिर भोज, ठीक है। रोल की अगर बात करें तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन हिस्ट्री में वो ये रहा है कि इन्होंने अरब इन्वेजन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, उस पर एक तरीके से चेक बना के रखा। और इसीलिए इनको एक टाइटल भी दिया जाता है विच इज रण हस्तिना, ठीक है। रण हस्तिना जो है ये इनका टाइटल है, विच इज यूज फॉर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। फिर मूविंग ऑन, चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, बट इनके अलावा भी देर आर अदर स्मॉलर किंगडम्स ऑल्सो जिनके नाम आपको पता होने चाहिए जब इन्वेजन हो रहा है उस टाइम पे। तो देखिए, एक आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है चौहान, चौहान डायनेस्टी का। तो आपको पता है जो मोहम्मद गौरी है उसका डायरेक्ट स्ट्रगल हुआ था चौहानों से। सो चौहान डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे परमार्स भी रूल कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको इनका रीजन, साउथ राजस्थान वाला रीजन है। इसके अलावा सोलंकीज की बात करें तो आपको गुजरात के रीजन में देखने को मिल रहे हैं। देन देयर आर चालुक्याज ऑल्सो। देखिए, जब कोई मेजर एम्पायर डिक्लाइन करता है तो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, और उसकी वजह से आपको स्मॉलर किंगडम्स, ठीक है, जैसे गुप्ता जब डिक्लाइन किए तो आपको स्मॉलर किंगडम्स देखने को मिली, उससे स्मॉलर किंगडम, बट जब वो भी डिक्लाइन कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके उनसे भी स्मॉलर किंगडम्स आपके राइज कर रही हैं, ठीक है, विच आर विजिबल इन दिस मैप। तो देखिए, आपको यहाँ प्रतिहार दिख रहे हैं, गढ़वाल दिख रहे हैं। और अभी हमने बात की थी पाल डायनेस्टी की, और पालों के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आपको बंगाल के रीजन में देखने को मिलेगी, दैट इज सेन डायनेस्टी। सो यहाँ पे ये मैप देखिए 10th सेंचुरी का है, इसलिए यहाँ पे आपको सेन डायनेस्टी देखने को मिल रही है। देन देर आर तोमस, चंदेलास, और सबके रीजन अलग अलग हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। और देखिए, साउथ में एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी रूल कर रही है, विच इज चोला डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी अपने आप में एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है चोला डायनेस्टी का, जिसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में बात करेंगे। बट फिलहाल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब इन्वेजन हो रहा है तो नॉर्थ इंडिया की जो कंडीशन है वो किस तरीके से है। तो ये देखिए, मैप को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि देयर वाज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर।
प्लस स्मॉलर किंगडम्स थी, राइट। स्मॉलर किंगडम्स में आपको बटा हुआ दिख रहा है पूरा देश, या वी कैन से पूरा जो हिंदुस्तान का जो क्षेत्र है। एंड देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलिए इसकी बात हम बाद में करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल स्मॉल स्मॉल डायनेस्टीज यहाँ पे रूल कर रही है। नाउ कमिंग टू द इन्वेजन, तो मैंने अभी आपको बताया शुरू में इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर कि आपका जो इन्वेजन है इसको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, और एक्चुअली वो दो पार्ट में ही है कि पहला जो इन्वेजन हमें देखने को मिल रहा है वो है अरब इन्वेजन, इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है दैट इज टर्किश इन्वेजन। ठीक है, दोनों अलग अलग डायनेस्टीज हैं और इनका जो टाइम पीरियड भी है एक तरीके से अटैक का या इन्वेजन इन्वेजन का वो भी डिफरेंट है, तो हम उसी तरीके से इसको डील करेंगे। सो द फर्स्ट मुस्लिम, अगर हम इस्लामिक इन्वेजन की बात करें तो अरब इन्वेजन जो हुआ है वो फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन था। एंड ये आपका किसने किया था, ये आपका किया है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 711 AD में जो है अटैक करते हैं इंडिया पे, और मेनली इनका जो अटैक था वो सिंध के रीजन में हुआ है। तो देखिए, इट वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट मुस्लिम इन्वेजन लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम हु वॉज ओनली 17 years old। ठीक है, एक 17 साल का लड़का था वो। हु वॉज डिस्पैच्ड बाय उमैयद कैलिफट। तो आपको पता है कैलिफट सिस्टम, तो कि ये इस्लामिक हेड होते हैं अपने जो इस्लामिक हेड होता है उसको कैलिफट बोलते हैं, है ना। और इनका मेन पर्पस क्या होता था, ये मेनली एक्सपेंशन कर रहे हैं इस समय पे। देखिए आपको पता चले, मैं पहले एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ। जो इस्लाम है, इस्लाम का जो ओरिजिन है वो मेनली आपको देखने को मिल रहा है 622 AD के बाद। ठीक है, और 622 के बाद आप देखिए लगभग 100 years में ही, विद इन 100 year जो एक्सपेंशन होने लगा है उसका। और अब उनका मेन टारगेट क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपेंशन किस तरीके से होना चाहिए, एक्सपेंशन आपका दो फॉर्म में होना चाहिए, एक टेरिटरी के फॉर्म में कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी कॉन्कर करो, और दूसरा आपका रिलीजियस एक्सपेंशन, राइट, कि अपना जो उन्होंने नया रिलीजन फॉर्म किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ज़्यादा लोग उसको फॉलो करें। सो ये दो, जो खलीफा होता था या जो कैलिफेट होता था उसके ये दो मोटिव्स थे, और उन्हीं मोटिव्स को पूरा करने के लिए क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम जो है इंडिया पे अटैक करता है, या वी कैन से सिंध पे अटैक करता है। सो कासिम डिफीटेड राजा ताहिर हु वाज द लास्ट ब्राह्मण रूलर ऑफ द सिंध, marking the beginning of Muslim rule in the region, right? This victory established Arab dominance in Sindh, which is visible. Qasim's administrative system was noted for being more liberal compared to later Muslim regimes. Okay, इसके कई reasons हो सकते हैं, like it was the first Islamic state, ठीक है, प्लस बिल्कुल बॉर्डरिंग पे है, यानी बगल में पूरा हिंदू एक बड़ा मेजर एम्पायर रूल कर रहा है। सो उनका लिबरल होना तो बनता था, क्योंकि लिबरल पॉलिसीज नहीं होंगी तो कभी भी रिवॉल्ट हो सकता है, पब्लिक रिवॉल्ट कर देगी। सो हम कह सकते हैं कि कासिम जो था वो एक लिबरल फॉर्म में रूल कर रहा था। चलिए, इसके अलावा आप देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बातें जो इससे रिलेटेड हो सकती हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए, ऑल्दो आप लोग अगर बूस्टर सीरीज में गए होंगे तो आपको आइडिया होगा, बट फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। देयर इज अ बुक नेम्ड चर्चनामा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दी जाए। देयर इज अ बुक नेम्ड चर्चनामा, ठीक है, विच मेंशंस दिस वॉर, या इस अटैक की बात मिलती है हमें उसमें, राइट। जो सिंध पे अटैक हुआ है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें किस बुक से मिलता है, इस चर्चनामा बुक से मिलता है, ठीक है, चर्चनामा बुक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द बैटल ऑफ रेवार, ये जो बैटल हुई है जो जिसमें जो दाहिर है वो डिफीट होता है, और आपका मोहम्मद बिन कासिम है वो पूरा जो एरिया है, ये देखिए सिंध का जो एरिया है इस पे एक तरीके से अपना जो रूल है वो स्टेब्लिश कर लेता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इज सीन एज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस, राइट। तो ये तो क्लियर है कि जब वो जीत ही गए हैं तो कहीं ना कहीं पहला, मतलब इंडिया में पहली बार, या इंडिया के एक तरीके से किसी क्षेत्र पे पहली बार एक मुस्लिम रूल की स्थापना होती है, या इंडियन इस्लामिक गवर्नेंस की स्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो इस्लामिक कल्चर है ये कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक तरीके से घुलने मिलने लगता है। तो ये डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये अरब इन्वेजन ने किया ये चीज़, ठीक है। और इसी के बाद आप देखिए जो
इंडिया से बहुत सारे ट्रैवलर, जो अरब ट्रैवलर्स हैं वो बहुत सारे आते हैं इंडिया, या जो सिंध है या इंडिया है, इसको विजिट करते हैं। यहाँ की जो मेडिसिन है, एस्ट्रोनॉमी है, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है, इसका ट्रांसलेशन हुआ है अरबिक लैंग्वेज में। तो ये सब इसी के बाद पॉसिबल हो पाया, जब वहाँ पे अटैक हो जाता है और वो अरब इन्वेजन हो जाता है, ठीक है। प्लस आप एक चीज़ और याद रखेंगे, जो जिज़्या है, जिज़्या आपको पता है ना, नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। जिज़्या इज अ टैक्स, और ये पहली बार आपका सिंध में इम्पोज किया गया है आफ्टर दिस अरब जो सिंध कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो ये इम्पोज होता है पहली बार हिंदूज पे, ठीक है। और यहीं से आपका एक तरीके से मुस्लिम रूल की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, एंड इट इज़ मेनली अबाउट द अरब इन्वेजन। नाउ वील टॉक अबाउट द टर्किश इन्वेजन। सो टर्किश इन्वेजन की बात करें तो आपको पता है कि जो टर्क्स थे वो मेनली गजनी का जो एरिया है आपका, अफगानिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पे रूल कर रहे थे। और उनका जो रूलर था सुबुक्तगीन, उसके बाद उसका बेटा जो है महमूद, वो बनता है वहाँ का रूलर। एंड उसका जो मेन पर्पस था कि वो अपने जो गजनी थी, वो इट वाज नॉट अ वेरी फ्लरिश्ड और बिग एम्पायर, तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करना चाह रहा था, उसको स्टेब्लिश करना चाह रहा था। तो उसके लिए उसको चाहिए थी वेल्थ, और उस वेल्थ को पाने के लिए उसने क्या किया, उसको उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो इंडिया को इन्वेड करे, ठीक है। तो वही कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से मोटिवेशन का काम किया उसने। एंड दिस इज द रीजन कि उसने 17 टाइम्स इंडिया को अटैक किया बिटवीन 1000 टू 1027 एडी, राइट। तो द पर्पस ऑफ इन्वेजन, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्राइमरी मोटिव क्या था, वेल्थ था, नॉट द रिलीजियस मोटिव, ठीक है। ही प्लंडर्ड फ्रॉम वेरियस, और देखिए हिंदू टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया गया है, क्योंकि जो उस टाइम पे वेल्थ सेंटर्स होते थे, सेंटर ऑफ वेल्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ वेल्थ एंड एजुकेशन, वो क्या होते थे आपको, वो टेम्पल्स होते थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको टारगेट किया गया। ऑल्दो लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी कर देते हैं, बट आप लोगों को याद रखना है कि वेल्थ वॉज द टारगेट, इंक्लूडिंग द फेमस सोमनाथ टेम्पल। आपको पता है सोमनाथ टेम्पल जो आपका गुजरात में है, उस पर भी अटैक होता है 1025 एडी में। पहला जो अटैक हुआ है वो 1000 एडी में हुआ है, महमूद ऑफ गजनी अटैक मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आज के एरियाज हैं, बट उस टाइम ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही, मतलब इंडियन जो एरिया होता था उसी का हिंदुस्तान का ही पार्ट होते थे। ही डिफीटेड हिंदू रूलर जयपाल, ठीक है, जो वहाँ पे हिंदू रूलर रूल कर रहा है उसको हरा दिया उन्होंने। तो हार की वजह से ही कमिटेड सुसाइड। बट उसके बाद उनका बेटा बनता है वहाँ का रूलर, हु वाज आनंदपाल, राइट। तो उसके बाद फिर वापस अटैक होता है 1013 एडी में, महमूद अटैक्ड शाही किंगडम, इसको बोलते थे, ठीक है, शाही किंगडम अंडर आनंदपाल, एंड डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ वहिंद। तो ये बैटल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट वाज द गेटवे ऑफ, ठीक है, गेटवे टू एंटर इंडिया। तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं डिफीट हो जाते हैं, और इसी के बाद महमूद के लिए ये ईजी हो जाता है कि इंडिया में वो आ सकता है और जा सकता है बहुत ईजिली, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीके से दिल्ली का, या आप कह सकें कन्नौज का या गुजरात का जो एक तरीके से रूट जो है वो खुल जाता है। सो तो उस मेन जो बैटल है वो कौन सी है आपकी, बैटल ऑफ वहिंद, जो कि आपका वहिंद जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, वो नियर पेशावर, विच इज नियर पेशावर इन पाकिस्तान आज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे आनंदपाल और जयपाल से उसका एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। फिर देखिए इसमें लगभग उसने 17 टाइम्स अटैक किया है, बट हमें सारे 17 याद नहीं रखने हैं, हमें मेनली वो याद रखने हैं जिसमें कोई इंपॉर्टेंट एरिया पे अटैक हुआ है, या फिर कोई एरिया ऐसा है जो जो अटैक ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, ही इन 1018 एडी ही अटैक्ड मथुरा, ठीक है, एंड वन इन 1021 ही अटैक्ड कन्नौज। कन्नौज को अटैक करना क्यों जरूरी था, क्योंकि कन्नौज जो है आपको अभी मैंने बताया वो सीट ऑफ पावर था, ठीक है। जो भी सबसे पावरफुल रूलर था वो कहीं ना कहीं कन्नौज में ही उस टाइम पे रूल कर रहा था। एंड इन 1025 एडी ही अटैक सोमनाथ टेम्पल, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल भी जो था वो उस टाइम पे बहुत ही एक तरीके से वेल्थ का बहुत बड़ा एक सेंटर हुआ करता था। तो उसकी वजह से उसको भी टारगेट किया गया, और ये बहुत ही बड़ा उसका एक रेड थी जो कि इंडिया में हुई। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैटल ऑफ वहिंद आप लोग जरूर याद रखेंगे। नाउ महमूद गोरी का जो इन्वेजन हुआ है, ओके, ये था महमूद ऑफ गजनी का पूरा, ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनी के बारे में हमने यहाँ पे डील किया कि उसका जो इन्वेजन है वो फर्स्ट टर्किश कॉन्करर उसको नॉर्थ इंडिया का बोला जा रहा है। प्लस उसका मेन पर्पस ये था कि 17 टाइम्स अटैक करके वो इंडिया से जितना भी वेल्थ हो सकता है उतना लूट
के अपने जो उसका एरिया था, जो गजनी था, उसको वो प्रॉस्पर करना चाह रहा था। ठीक है। और इसी बीच में उसने बैटल ऑफ वह हिंद की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक। फिर उसके अलावा देखिए, ये जो था एक बहुत ही लिबरल रूलर काइंड ऑफ था। गजनी के बारे में भी थोड़ा एक दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इसके एक्स्ट्रास में बता देती हूँ मैं। जो महमूद ऑफ गजनी था वो एक स्कॉलरली इंसान था। ठीक है। तो उसका मेन पर्पस क्या था कि उसके साथ देखिए, जब वो इंडिया आता है तो उसके साथ कई स्कॉलर्स भी आए हैं इंडिया में। ठीक। वेट। यस। तो उसके साथ कई स्कॉलर्स भी आए हैं इंडिया में, जिसमें आपने नाम सुना होगा एल बरूनी का। ठीक है। एल बरूनी का नाम सुना होगा आपने। एल बरूनी ने एक किताब भी लिखी है, विच इज तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, है ना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर knowing the Indian history, Indian society, Indian astronomy, everything. तो एक तरीके से अल बरूनी ने यहाँ आके देख लीजिए ना, टाइम पीरियड ही कितना बड़ा है। लगभग 1000 एडी से लेके 1027 तक वो बार बार आ रहा है, जा रहा है, लूट हो रही है। तो उसी बीच अल बरूनी जो है वो भारत आता है, इंडिया आता है, यहाँ पे रुकता है। लाइक आई थिंक वो बनारस रुका था। और उसने वहाँ पे जाके जो भी हमारे टेक्स्ट थे, जो भी हमारे एंशियंट टेक्स्ट थे, उनको स्टडी किया, और उसके बेस पे उसने अपनी ये बुक कंपाइल की, विच इज तहकीक ए हिंद। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो अदर इम्पॉर्टेंट बुक जो है, जिससे हमें टर्किश डायनेस्टी का पता चलता है या गजनी डायनेस्टी का पता चलता है, दैट इज किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी, जिसके बारे में आपको बूस्टर सीरीज में भी मेंशन किया गया है, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ। किताबुल यामिनी, because sometimes UPSC asks questions on these books और टेक्स्ट, और मेंशन कर देता है। तो आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन सी बुक में किस डायनेस्टी के बारे में बात की है। तो इसमें आपके ये जो गजनी डायनेस्टी है, तो इनके बारे में बात की गई है। उतबी जो है रूलर, जो स्कॉलर है, वो आपके महमूद ऑफ गजनी के ही कोर्ट में था, और उसी ने इस बुक को कंपाइल किया है। और ये जो डायनेस्टी है गजनी की, दैट वाज यामिनी डायनेस्टी। तो इसीलिए बुक भी जो है किताबुल यामिनी, ये इन्हीं की डायनेस्टी पे बेस्ड है, और इसी में इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गजनी के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेजन हुए, बट वो कभी भी इंडिया में स्टेब्लिश नहीं किया उसने अपने आप को। वो आया, इन्वेड किया, लूट किया, एंड ही वेंट बैक टू हिज कैपिटल। बट आगे आप देखिए, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि इंडिया पे अटैक करता है या इन्वेजन कर रहा है, दैट इज मोहम्मद गौरी। ठीक है। सो मोहम्मद गौरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या है आपका? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नाम है इनका पूरा। एंड ही वॉज फाउंडर, राइट हियर, फाउंडर ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया। ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है फाउंडर, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो आया है, अटैक किया है, और उसने एक तरीके से यही अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं फाउंडर ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया। सो अब हम जानते हैं कि कैसे उसने कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया है, किस तरीके से अटैक किया है। ठीक है। तो जो आज जो उसकी डायनेस्टी थी मेनली, वो वहाँ, वो कौन सा रीजन है मेनली? तो गौर का रीजन है, गौर। ठीक है। और ये भी आपका अफगानिस्तान का ही रीजन था। अभी मैंने आपको बताया था कि जो गजनी था वो भी अफगानिस्तान का ही क्षेत्र है, और ये गोर जो है ये भी अफगानिस्तान का ही क्षेत्र है। यानी कि ये लोग मतलब अपनी स्मॉलर किंगडम से कहीं ना कहीं आ रहे थे और अटैक कर रहे थे इंडिया पे, और इवन यहाँ के रूलर्स को भी हरा दे रहे थे। और मेनली उसका रीजन ये था कि इनकी जो हॉर्समैन थे वो बहुत ज्यादा ट्रेंड थे। ठीक है। ट्रेंड हॉर्समैन थे, ट्रेंड आर्चरी थी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको एक एज मिल जाता था, और इसकी वजह से ये इजीली कॉन्कर कर पाते थे अपनी सारी बैटल्स को। तो पहला अटैक जो गौरी करता है वो 1175 में करता है, और ही अटैक्ड मुल्तान। ठीक है। मुल्तान को जीता है। लेट्स सी ऑन द मैप। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए पंजाब जो है आज का, और यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ये मुल्तान। तो वो मुल्तान पे अटैक करता है ताकि वो अपना एक गेटवे बना सके इंडिया में एंट्री का।
एंड द फोर्ट्रेस ऑफ उच टू रिस्टोर मुस्लिम स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो अब तक आपको पता है मुस्लिम स्टेट्स कुछ ना कुछ इंडिया में बन चुके थे, तो उनको वो क्या करता है, रिस्टोर करता है। 1178 ही अगेन अटैक्ड एंड ही अटैक्ड ऑन अनहिलवाड़ा यानी गुजरात। अब वो दूसरे रूट से आ रहा है और वो गुजरात पे अटैक कर रहा है, क्योंकि वो देखिए उसका पर्पस लूट नहीं था, वो डिफीट कर रहा है ताकि वो अपना यहाँ पे एम्पायर कहीं ना कहीं स्टेब्लिश कर सके, अपना एक्सपेंशन कर सके, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सो ही डिफीटेड किंग मूलराज ऑफ गुजरात। सो इस तरीके से उसने अपना अटैक किया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बैटल है इसकी, मोहम्मद गौरी की, तो यहाँ पे जो उसकी बैटल है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेंशन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो 1191 में हुई है। ठीक है, तो इस बैटल में आपके कौन कौन लड़ रहा है, एक तरफ तो आपको पता है गौरी है ना, और वर्सेस आपके कौन है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि जो चौहान डायनेस्टी थी वो अजमेर या राजस्थान में रूल कर रही थी, तो उनकी सीट अजमेर थी, लेकिन चौहानों के ही कंट्रोल में आपका क्या था, दिल्ली भी था। तो जब वो अटैक करता है तो वो दिल्ली तक भी पहुंच जाता है, और फिर कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान के लिए इम्पोर्टेंट हो गया था उसको रोकना। सो द फर्स्ट बैटल हैपेंड इन 1191 एडी। इसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है, ही लॉस्ट द बैटल एंड पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं। बट पृथ्वीराज चौहान जस्ट लेट हिम गो। तो इसकी वजह से जो गौरी है वो कहीं ना कहीं बच के निकल जाता है, बट ही केम बैक टू तराइन अगेन एंड फॉर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एंड ही बिकेम स्ट्रोंगर। सो इस टाइम पे जब वो अटैक करता है तो उसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी थी कि कैसे जीतना है इस बैटल को, और वो कहीं ना कहीं काम कर जाती है, और इसकी वजह से जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है, इसमें आपका रिजल्ट क्या रहता है, जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके कंट्रोल में दिल्ली, अजमेर, राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया, और प्लस ही वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्थन इंडिया। सो व्हेन ही वाज डिफीटेड, द होल नॉर्थ इंडिया वाज लाइक लॉस्ट द पावर। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं हमें इंडियन हिस्ट्री में, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सो आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, as we have talked, in the second battle of Tarain, Prithviraj Chauhan was defeated, and we see the establishment of Muslim rule in India. But it was not directly established. उससे पहले भी कई battles और हुई हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे the Battle of Chandavar. Here it is important. It happened in 1194, और ये जो है आपकी, ये जो कन्नौज के रूलर हैं आपके जयचंद, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ही पावरफुल रूलर थे। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कन्नौज वाज द सीट ऑफ पावर, एंड लगभग 11th सेंचुरी तक ये इसको एक इम्पॉर्टेंट सीट कंसिडर किया जाता था। तो इनको हराना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है गौरी के लिए। सो ही डिफीटेड हिम ऑल्सो। तो एक तरीके से उसने, वो खत्म कर रहा था अपने जितने भी ओपोनेंट्स हो सकते थे, तो उनको वो खत्म कर रहा था एक तरीके से। सो ही डिफीटेड जयचंद्र ऑफ कन्नौज ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट, उसके अलावा देखिए, ये तो डायरेक्ट है जिसमें गोरी इन्वॉल्व हो रहा है, बट गोरी के कई कमांडर्स भी थे जो उसके साथ इस एक्सपेंशन में उसके साथ थे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, वो उसका एक स्लेव था, एंड उसने भी बहुत सक्सेसफुली जो मुस्लिम रूल एक तरीके से स्टैब्लिश हो रहा था उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया। और उसने देखिए, मीरठ है, आपका बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, ठीक है, इन सबको एक तरीके से कॉन्कर किया, यानी जो यहाँ पे स्मॉलर किंगडम्स होंगे या जो राजाज होंगे उनको एक तरीके से हराया। और जो अपनी दिल्ली कैपिटल थी वो कहाँ बनाई, दिल्ली को। ठीक है, तो दिल्ली को सीट ऑफ पावर बनाया उसने 1193 में। ठीक है, तो यही है उनका। फिर देखिए गुरीद डायनेस्टी, अब देखते हैं हम कैसे किस तरीके से एम्पायर बन जाता है। तो देखिए 13th सेंचुरी का ये मैप है, और इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए गौर का जो क्षेत्र था वो मेनली इस तरफ था, यहाँ पे अफगानिस्तान से आए थे वो, सॉरी नॉट दिस, यहाँ इस एरिया में है गौर। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनका जो एक्सपेंशन है वो पूरे लगभग, देखिए इंडिया में देखिए आपको, दिल्ली तो सीट ऑफ पावर था ही, आपका ये बनारस और कन्नौज वाला एरिया जो है, अजमेर को उन्होंने जीत लिया है, गुजरात को भी जीत चुके हैं, बताया मैंने आपको, मुल्तान को पहले ही जीत लिया था। ठीक है, लाहौर को भी सीट ऑफ मतलब एक तरीके से जीत लिया है। फिर उन्होंने धीरे धीरे इधर थोड़ा सा इस तरफ भी एक्सपेंशन स्टार्ट किया, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो पाल सेन रूलर्स थे आपके बंगाल में रूल कर रहे थे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थे।
तो उनको भी इन्होंने हराया। तो कंसोलिडेशन ऑफ पावर जो है वो देखने को मिलता है हमें गुरिद डायनेस्टी के थ्रू, यानी गुरिद डायनेस्टी इज ऑफ मोहम्मद बिन गौरी, ठीक है। सो आफ्टर विक्ट्री गौरी जो है वो अपॉइंट कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अपना जो वॉइस रॉय है, वॉइस रॉय अपॉइंट कर देता है, वॉइस रॉय मीन्स गवर्नर अपॉइंट कर देता है एक तरीके से अपने इंडियन प्रोविंसेस का, यानी कि, और वो खुद जो है वो लौट जाता है वापस अपने गौर, अपनी जो मेन सिटी थी वहां। सो जो आगे का काम था वो ऐबक करेगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड ही सक्सेसफुली एक्सपेंडेड द एम्पायर, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि उसने बुलंदशहर, आगरा, ये सब एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ऑल्दो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ही वॉज स्लेव ऑफ गौरी, ठीक है। ही वॉज द फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद बिन गौरी, एंड ही नेवर बिकेम द सुल्तान और ही नेवर बिकेम द रूलर डायरेक्टली। मतलब वो हमेशा रूल किया उन्होंने, बट डायरेक्टली अपने आप को सुल्तान नहीं डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो जो दिल्ली सल्तनत का स्टेब्लिशमेंट है वो आपको ऐबक के टाइम से नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा मेनली इल्तुतमिश के टाइम से, ठीक है। इल्तुतमिश कौन है? वो आपका ऐबक का भी स्लेव है, ठीक है, ऐबक का ही स्लेव था, प्लस प्लस ऐबक का दामाद भी था, आई थिंक। सो इल्तुतमिश बाद में आता है पावर में, बट वो ही रियल फाउंडर ऑफ हम दिल्ली सल्तनत उसको बोल सकते हैं। बट उससे पहले हम देखते हैं तो ऐबक जो है वो फर्स्ट, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, बट नॉट officially. His reign marked the consolidation of Turkish power in northern India, as we can see that he expanded the empire and he began the process of building Delhi into a major Islamic center. Okay, तो ये आप देख रहे हैं, इससे पहले दिल्ली या इंडिया में इस्लामिक रूल नहीं था। मेनली जो अरब वाला एरिया था वहां तक इस्लामिक रूल जो था उसको, जो राजपूत थे उन्होंने एक तरीके से चेक कर रखा था, उसके आगे नहीं बढ़ने दिया। बट यहाँ पे आप देखिए, जब गोरी डायरेक्टली हरा रहा है इंडियन रूलर्स को, उसके बाद यहाँ पे इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ मूव कर रहा है जो इंडियन टेरिटरी है। और इसी की वजह से आपको किसका राइज दिखता है? दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो इसके बाद ही राइज करेगी, और वो मेनली आपका ऐबक उसका एक तरीके से फाउंडर है, गौरी फाउंडर है, और फिर ऐबक, और उसके बाद जो रियल फाउंडर बनेगा वो कौन बनेगा? आपका इल्तुतमिश, ठीक है। अब देख लेते हैं, चलिए ये तो था इनके बारे में, बट अब हम ये देख लेते हैं कि जो इन्वेजन थे इनका पर्पस क्या था या क्या इनमें डिफरेंस है। तो देखिए, अरब वर्सेस टर्किश इन्वेजन अगर इस तरीके से आपसे एग्जाम में आ जाए, कई बार दे देता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो अरब इन्वेजन था, इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन सिंध ओनली, मेनली सिंध वाला रीजन यानी फ्रंटियर एरियाज तक ही। whereas the Turkish invasion, especially under Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori, laid the foundation of Muslim rule across much of northern India, ठीक है। मतलब नॉर्दर्न इंडिया तो पूरा एक तरीके से इनके कंट्रोल में चला गया था टर्किश इन्वेजन के थ्रू, जबकि अरब उतना नहीं एक तरीके से एक्सपेंशन नहीं कर पाए थे। अरब्स वर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है, and religious conversions, while the Turkish were more focused on wealth and establishing political domain, ठीक। तो ये डिफरेंस आपको मैंने जैसे इस तरीके से आपको पूरा जो लेक्चर समझाया है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका मोहम्मद बिन कासिम था उसका एक्सपेंशन सिर्फ सिंध तक रहा, और उसने मेनली रिलीजियस कन्वर्जन पे थोड़ा बहुत काम किया। जबकि जो टर्क्स थे जब उन्होंने एक्सपेंशन किया तो आपको पता है जो गजनी है उसका मेन फोकस वेल्थ था सिर्फ, ठीक है। उसने कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाई इंडिया में, उसका मेन पर्पस था वेल्थ। जबकि जो मोहम्मद गौरी है उसका कम्प्लीटली डिफरेंट एम था, उसका मेन पर्पस था कि वो एक पॉलिटिकल डोमिनियन बना दे इंडिया को और अपनी सेंटर बना दे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ये आपको इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि किस तरीके से इन्वेजन्स हुए हैं। मेनली दो पार्ट में आप इन्वेजन को देखते हैं, अरब एंड टर्किश इन्वेजन के फॉर्म में। एंड अगर हम टर्किश इन्वेजन की बात करें तो उसमें आपको दो इंपॉर्टेंट रूलर एक तरीके से पर्सन दिखेंगे, एक है आपका महमूद ऑफ गजनी एंड सेकंड वन इज मोहम्मद गौरी। और दोनों के ही अपने अपने बैटल्स रहे हैं कुछ, जिनमें देखिए टर्किश में अगर हम महमूद ऑफ गजनी की बात करें तो 17 उसने अटैक्स किए हैं इंडिया पे, और जिसमें बैटल ऑफ वहिंद जो है पेशावर में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अनंगपाल के साथ। उसके अलावा देखिए 1025 एडी में जो सोमनाथ टेम्पल का जो उसका अटैक है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो अटैक्स तो उसने इंडिया में पहले ही शुरू कर दिए थे और पंजाब मुल्तान इन एरियाज को कैप्चर कर लिया था। बट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट बैटल्स की
तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका, देखिए, बैटल ऑफ तराइन 1, ठीक है, 1191 एडी, एंड बैटल ऑफ तराइन 2, 1192 एडी। फर्स्ट में वो हार जाता है, सेकंड में वो जीत जाता है, और इसी के बाद से आपके क्या हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, दिल्ली सल्तनत और वी कैन से इस्लामिक रूल का। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरा इन्वेजन की थ्योरी एंड पूरा इन्वेजन के बारे में। सो आई होप इट इज़ क्लियर, और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नीचे दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक पे भी आप जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक